हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज आपकी यूनिट नंबर 3 है, फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पार्ट 1। ये 2 भागों में बनी हुई है, तो पहला भाग का वीडियो है। चलिए देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई क्षेत्रफल है, कोई प्लेन है जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए A है। उस क्षेत्रफल से चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, उनकी जो संख्याएं जो गुजर रही है, लंबवत गुजर रही है, उन बल रेखाओं को हम मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सदिश रूप में देख लीजिएगा। मान लीजिए कोई क्षेत्रफल एरिया A है, उससे फाई फ्लक्स गुजर रहा है, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेल फाई इज इक्वल टू बी इंटू डेल ए, जहाँ पे बी फ्लक्स डेंसिटी है और ए जो है एरिया है। तो डेल फाई चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक वेबर होता है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स है, इसकी जो इकाई है वो वेबर होती है। तो ये जो है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है जो कि किसी प्लेन से लंबवत गुजर रही है। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स जो कि इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरता है। तो जितना फ्लक्स इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजर रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेन, जिससे अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो गुजर रहा है वो चुंबकीय घनत्व कहलाता है, फ्लक्स डेंसिटी। किसी बिंदु पर फ्लक्स घनत्व को उस बिंदु के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स से व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः बी अक्षर से व्यक्त करते हैं। यदि फाई जो चुंबकीय फ्लक्स है क्षेत्रफल ए से, यूनिट ए से गुजर रहा है, तो कुल फ्लक्स जो है वो B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, ये फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा B। ये चुंबकीय जो फ्लक्स है वो यूनिट एरिया से गुजर रहा है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। ये यहाँ पे दिया है B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, जहाँ पे फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा एरिया जिससे ये चुंबकीय फ्लक्स लंबवत गुजर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्लेन है, इस प्लेन से ये चुंबकीय फ्लक्स लंबवत गुजर रहा है। तो यहाँ पर जो प्लेन की अक्ष है वो ये A से डिनोट की गई है, और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी जो है B है। इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है, क्योंकि ये समांतर है। प्लेन लंबवत है मगर प्लेन की जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है B इंटू कॉस फाई, कॉस फाई इज द एंगल। यदि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 इज इक्वल टू 1 अगर मैं रखता हूँ तो फ्लक्स का मान होगा B इंटू ए, ये अधिकतम होगा। यदि मान लीजिए प्लेन को चुंबकीय क्षेत्र के समतल कर दूं तो चुंबकीय ये जो प्लेन की अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, तो यहाँ एंगल जो है वो 90 होगा, तो cos 90 0 होता है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स प्लेन से गुजर रहा है वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी एंगल पर एंगल का मान यहाँ रख करके मैं फ्लक्स का मान निकाल सकता हूँ और फ्लक्स डेंसिटी का मान भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एक काल्पनिक एकांक ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है। माना m ध्रुव सामर्थ्य का एक अकेला चुंबकीय ध्रुव है, जिसके कारण d दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर
किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, यहाँ पर कोई ध्रुव M ध्रुव है, मान लीजिए यहाँ M ध्रुव है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ बिंदु P पे मैंने एकांक ध्रुव रखा है। ये जो है आपका एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं इस बिंदु P पे। तो इस ध्रुव के कारण, इस M ध्रुव के कारण एकांक उत्तरी ध्रुव पे लगने वाला जो बल है वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो लगने वाला जो बल है वो कूलाम के नियम से दोनों ध्रुव के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक ध्रुव M है और एक ध्रुव एकांक है, तो M इंटू N ये समानुपाती हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, और व्यत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों के बीच की दूरी के, d स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई ये कांस्टेंट है, और इंटू M इंटू 1/d स्क्वायर, जब म्यू 0 है वो माध्यम की चुंबकशीलता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल उस किए गए कार्य जूल में के बराबर है जो किसी इकाई चुंबकीय ध्रुव को संपूर्ण चुंबकीय परिपथ में एक बार घुमाने के लिए किया गया हो। इसे एम्पियर वर्ग ब्रैकेट में है एम्पियर टर्न्स में मापा जाता है। ये चुंबकीय वाहक बल की इकाई है, जो एम्पियर टर्न्स है ये चुंबकीय वाहक बल की इकाई है। मान लीजिए ये कोई कोर है, कोर के ऊपर मैंने यहाँ पे कुंडली बनाई है और इस कुंडली के नंबर ऑफ टर्न्स n है और इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मान होगा, MMF का मान होगा n इंटू आई, और इकाई हो जाएगी इसकी एम्पियर टर्न्स। ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ये जो बल है जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है उसको इस कोर में चलाता है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम है। यहाँ पे जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही है, तो चुंबकीय बल रेखाएं इस कोर के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेट होने के कारण यहाँ एन पोल बना और यहाँ एस पोल बना, क्योंकि इस कुंडली में मैंने धारा प्रवाहित की तो ये एन पोल बन गया, ये एस पोल बन गया। तो एन पोल से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखा है वो एस पोल की ओर जा रही है, ये एन से निकल के एस पोल की ओर जा रही है। तो कोई फोर्स होगा जो इस बल रेखाओं को एन पोल से एस पोल की ओर ले जा रहा है और कोर के अंदर ड्राइव कर रहा है, ये इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ से ये इस तरह से। तो ये जो फोर्स है जो इस चुंबकीय बल रेखाओं को इस कोर में ड्राइव कर रहा है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम। मान लीजिए ट्रांसफार्मर की कोर है, इसकी कोर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है। इस प्राइमरी वाइंडिंग में यदि मैं सप्लाई देता हूँ तो करंट फ्लो होगी, तो करंट आई फ्लो हो रही है, और इस कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो MMF है उसका मान होगा n इंटू आई। तो इससे जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है इस कोर में चल रहा है, ये इस तरह से डेड डैश लाइन जो है ये कोर में चल रहा है। तो इस कोर में इस फ्लक्स को चलाने के लिए जो बल लग रहा है ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, जो MMF इक्वल टू n इंटू आई से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बारे में मैंने जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो बनाया था उसमें भी आप देखिएगा। किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, जब कोई विद्युत चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के पार्श्व में फ्लक्स या चुंबकीय रेखाओं को काटता है, या इसके विपरीत जब चुंबकीय फ्लक्स किसी परिवर्तित परिपथ को काटते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में चालक पर विद्युत वाहक बल अवश्य प्रेरित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई चालक है, यदि वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि मान लीजिए चालक गति नहीं कर रहा है मगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है जो कि उस चालक के साथ लिंक कर रहा है,
तो भी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण संबंध फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से व्यक्त करें तो में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, उस ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है वो संबंध फ्लक्स परिवर्तन दर के बराबर होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब ये जो लेमडा है ये फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज जो कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को मैं डिनोट कर सकता हूँ डी लेमडा बाई डी टी। ये इसका मान ई के बराबर होता है। मान लीजिए जहां लेमडा संबंध फ्लक्स को प्रदर्शित करता है, यदि प्रति वर्त मतलब एक टर्न के साथ संबंध फ्लक्स फाई हो तो कुंडली में वर्तों की संख्या एन हो, तो एक कुंडली के साथ यदि मान लीजिए लेमडा है, यदि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के एन हो और फाई फ्लक्स एक टर्न्स के साथ लिंक कर रहा है, तो टोटल जो लेमडा होगा फ्लक्स लिंकेज जो होगा फाई इंटू एन होगा। अतः फैराडे के उपरोक्त नियम को पुनः लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू डी, और ये लेमडा की जगह पे हमने रख दिया फाई इंटू एन, क्योंकि ये जो फाई है एक टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंकेज है और कुंडली में यदि नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो टोटल फ्लक्स लिंकेज फाई इंटू एन होगा। तो लेमडा की जगह पे मैं फाई इंटू एन रख सकता हूँ। तो डी ब्रैकेट में फाई इंटू एन डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी फाई एन। तो एन कांस्टेंट है तो एन को आगे ले लिया, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी। तो ये जो डी फाई है ये फ्लक्स में परिवर्तन है। मान लीजिए पूर्व में फ्लक्स फाई वन है और टी समय बाद वो फाई टू हो जाता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन। तो डी फाई को मैं लिख सकता हूँ फाई टू माइनस फाई वन। तो इसकी जगह पे यहाँ पे मैं मान रख सकता हूँ, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू डी फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। ये इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल में है ये वोल्ट में होता है, इसलिए इसकी इकाई वोल्ट हो गई। तो E इज इक्वल टू माइनस E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। ये माइनस साइन इसलिए कि जो प्रेरित विद्युत वाहक कुंडली में उत्पन्न हुआ है वह सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। ये लेंज के नियम से हम आगे इसे और अच्छे से समझेंगे। लेंज का नियम, लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय ढंग से प्रेरित धारा के प्रवाह की दिशा इस तरह होती है कि यह अपने उत्पन्न किए गए कारण का अर्थात चुंबक की गति का विरोध करती है, अर्थात इसके प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया इस प्रकार होती है कि यह अपने ही कारण का विरोध करती है। तो इसे समझ लेते हैं। ये कॉइल है, इस कॉइल में यदि फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के कारण इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस कॉइल के पास में यदि मैं इस मैग्नेट को लाता हूं तो ये चुंबकीय फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक करता है, तो इस कॉइल के इस सिरे पे एन पोल प्रोड्यूस हो गया, ये यहाँ पर। तो ये एन पोल इस चुंबक के एन पोल का विरोध करेगा, इसे पास में नहीं आने देगा। मतलब ये एन पोल किस कारण उत्पन्न हुआ, इस चुंबक के पास में लाने के कारण उत्पन्न हुआ। तो इसमें जो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कारण का विरोध करता है। तो कारण यही था चुंबक की गति, चुंबक की गति इसके पास आ रही थी, तो ये इसका विरोध करने के लिए कॉइल के इस सिरे पे एन पोल प्रोड्यूस हो गया। यदि मैं मैग्नेट को दूर ले जाता हूं, जब मैं मैग्नेट को दूर ले जाता हूं, इस डायग्राम में देखें तो इस कॉइल के इस सिरे पे एस पोल प्रोड्यूस जाता है। तो ये मैग्नेट क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो ये इसका विरोध करता है। तो विरोध करेगा तो अपोजिट पोल यहाँ क्रिएट हो जाता है जो इसको आकर्षित करेगा। चूंकि मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं तो इस कॉइल के सिरे पे एस पोल क्रिएट हो जाएगा, ये कारण का विरोध करता है। यहाँ पे पास में ला रहा था तो ये एन पोल क्रिएट करके इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। जब मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं तो यहाँ पे एस पोल क्रिएट करके इसको पास में लाने की कोशिश कर रहा है। तो यही लेंज का नियम है जो कारण का विरोध को दर्शाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम,
फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है जनरेटर के प्रिंसिपल में अप्लाई होता है। देख लीजिए, ये दो पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है और एस पोल की ओर जा रही है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन पोल से निकलती है और एस पोल की ओर जाती है। इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई चालक रखा हुआ है। ये चालक यदि मान लीजिए गति करता है, तो जब ये गति करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स को कट करेगा, तो इस चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगी या ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो धारा की दिशा है उसको बताने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है कि कोई चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और उस चुंबकीय क्षेत्र में यह गति करता है। तो जैसे ही गति करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स को कट करेगा, तो उस चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो उस धारा की दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार दर्शा सकते हैं। तो ये जो एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, ये आपकी फोर फिंगर मतलब तर्जनी, इसके द्वारा दर्शाई गई है। ये इस तरफ जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं। और चालक तार मान लीजिए ये ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो चुंबकीय बल रेखाओं को कट करेगा। तो मोशन जो ऊपर की ओर गति कर रहा है तो थंब से प्रेजेंट किया गया है। तो जैसे ही ये गति करेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को कट करेगा, तो इसमें धारा उत्पन्न होगी। तो धारा की जो दिशा होगी वो मिडिल फिंगर के द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो ये जो तीनों हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं और जो गति है और चालक में से फ्लो होने वाली धारा जो है, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है चालक में करंट किस दिशा में फ्लो होगा यह बतलाता है। इसी प्रकार से बाएं हाथ का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और साथ में हम मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम को भी देखते हैं। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ये मोटर के लिए उपयोग में होता है। मोटर में हम क्या करते हैं, विद्युत एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और मोटर घूमने लगती है। तो यहाँ पे ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। इस चुंबकीय बल रेखाओं में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो गया है। इसमें ये चालक है। इस चालक में यदि मैं सप्लाई देता हूँ, यहाँ पे मैं करंट प्रवाहित कर रहा हूँ, तो ये करंट ये इस तरह से जा रही है। इसकी दिशा को मैंने मिडिल फिंगर से बतलाया है। और जो चुंबकीय बल रेखा है ये फोर फिंगर से, ये फ्लेमिंग का उल्टा हाथ है, बायां हाथ है। ये फोर फिंगर से फील्ड को बतलाया जा रहा है और मिडिल फिंगर से करंट को दिखा रहे हैं। तो जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में करंट कैरिंग कंडक्टर, चालक मतलब जिसमें से कि करंट जा रहा हो, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। उस चालक पे एक बल लगता है। यदि कोई चालक जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही हो वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, तो उस चालक पे एक बल लगता है। तो वो बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो ये अपवर्ड की ओर थंब के द्वारा बताई जा रही है। इस तरह से मोटर भी जैसे ही चालक घूमेगा तो रोटर में चालक अगर रन करता है, रोटर के साथ अटैच है, तो रोटर भी इसमें घूमने लग जाता है। ये मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम है। जैसे हम यदि कोई स्क्रू को टाइट करते हैं, किसी लकड़ी के बोर्ड में मान लीजिए कोई स्क्रू को टाइट करना है, तो स्क्रू को जब मैं टाइट करता हूं तो स्पिनर का या पेचकस का उपयोग करता हूं। तो पेचकस लगा करके मैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं। यदि स्क्रू को खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं। तो यदि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो स्क्रू टाइट होगा, मतलब वो लकड़ी के अंदर जाएगा। तो वो जो लकड़ी के अंदर जा रहा है स्क्रू, वो दिशा जो है वो करंट की दिशा है। और स्क्रू जो क्लॉकवाइज घूम रहा है वो उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे है उसकी दिशा है। यदि मान लीजिए स्क्रू को मैं ढीला करता हूं बोर्ड से, तो स्क्रू बाहर की ओर आएगा, मतलब करंट बाहर की ओर आ रही है। और स्क्रू को जब ढीला करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगी।
ये था मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल। थैंक यू वेरी मच। लॉकडाउन की स्थिति में घर पे बने रहिए, बहुत आवश्यक हो, इमरजेंसी हो तो ही सावधानी पूर्वक प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए निकलेंगे, नहीं तो बिल्कुल ही ना निकले। बहुत अच्छा है, समय समय से हाथ धोते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और घर पे बने रहिए।